दुनिया के इतिहास में ऐसी कई रानियों का जिक्र है जिनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन आज जिस रानी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी रानी है जिसने शासन के लिए अपने ही सगे भाइयों से शादी कर ली थी। एक ऐसी रानी जिसके सौंदर्य का हर कोई दीवाना था, जिसने अपनी खूबसूरती का फायदा अपने राज्य के विस्तार के लिए उठाया, जिसकी चतुराई के आगे किसी का भी दिमाग काम नहीं करता था। वो दिमाग जिसने सत्ता पाने के लिए और खुद को महारानी बनाने के लिए अपने ही सगे भाइयों को मौत का तोहफा देने से भी परहेज तक नहीं किया। ये कहानी है मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा की। आखिर कौन थी ये? इनकी खूबसूरती में ऐसा क्या था? क्या इन्हें इतिहास की सबसे सुंदर और चतुर रानी कहा जाता है? क्या वाकई इन्होंने अपने भाइयों और बहनों की हत्या कर दी थी? देखिए दोस्तों, एक बार फिर सवाल कई है, रहस्य भी कई है, इसीलिए आज की ये वीडियो होने वाली है बेहद खास। क्लियोपेट्रा की जिंदगी से जुड़े हर एक रहस्य को आपके सामने खोलेंगे आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए। तो क्या आप सब रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो बिना कोई देर किए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। लेकिन वीडियो शुरू हो जाए उससे पहले जल्दी से आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बने रहिए हमारी इस छोटी सी दुनिया का एक अहम हिस्सा। तो चलिए इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं कि क्या है क्लियोपेट्रा की कहानी, कैसे हुई थी सत्ता और साम्राज्य की शुरुआत। क्लियोपेट्रा। तो दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 2000 साल पहले की, जब सिकंदर, जिसने दुनिया जीती थी, उसकी मौत की खबर आई। सिकंदर की मौत के बाद उसके साम्राज्य को संभालने वाला सिकंदर का खुद का कोई भी वारिस नहीं था, जिसकी वजह से उसकी संपत्ति और साम्राज्य को उसी के लिए काम करने वाले गवर्नर ने आपस में बांट लिया था। और इसी के चलते जो मिस्र का साम्राज्य था वो आया था पैटोलेमिक के हिस्से में। पैटोलेमी 12 ऑलटीज, जो कि क्लियोपेट्रा के पिता थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य की बागडोर उनकी बेटी क्लियोपेट्रा और उनके बेटों के नाम आई और यहीं से शुरू हुआ क्लियोपेट्रा का सफर। क्लियोपेट्रा का पूरा नाम क्लियोपेट्रा सेवेंथिया फिलोपेटर था। क्लियोपेट्रा 51 बीसी से लेकर 30 बीसी तक इजिप्ट के साम्राज्य पैटोलेमिक की महारानी बनी थी। 18 साल की क्लियोपेट्रा ने अपने 10 साल के भाई से शादी की। उनके यहाँ के नियम थे कि राज्य का बंटवारा ना करना पड़े, इस वजह से भाई बहन आपस में शादी कर सकते थे और इसी के चलते क्लियोपेट्रा ने अपने ही भाई से शादी करके राज सिंहासन संभाला। क्लियोपेट्रा के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी त्वचा और चेहरे का बेहद ख्याल रखती थी, कई तरह के लेप लगाती थी, साथ ही वो 1700 गधियों के दूध से प्रतिदिन नहाया करती थी। गधी के दूध के अंदर 300 गुलाब के फूल डाले जाते थे। इतिहास में ऐसा जिक्र है कि रानी अपने बालों और शरीर पर इत्र लगाती थी। रानी के लिए इत्र बनाने का तरीका बहुत अलग था। उनकी सेविका इत्र बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। रानी के लिए जो इत्र बनाया जाता था उनमें कई प्रकार के फूलों और जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था, पर इन सारी बातों का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, इसीलिए इन सभी बातों को मिथक भी माना जाता है। बताया जाता है कि क्लियोपेट्रा को 2 या 3 नहीं बल्कि 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी वजह से दूसरे राजाओं के कमांडर्स या लीडर से बात करने के लिए उसे किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्लियोपेट्रा अपने राज्य को चलाने के लिए किसी दूसरे की राय नहीं लेती थी, बल्कि अपने दिमाग के दम पर हर निर्णय को किया करती थी। यही वजह थी कि कोई उन्हें मात नहीं दे सकता था। रानी के कई राजाओं और सैन्य अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध थे। रानी के चरित्र को लेकर पूरी दुनिया में कई तरह की बातें बताई गई हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने इस बात के सबूत हैं कि क्लियोपेट्रा के समय में मिस्र देश सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से खूब विकसित था। राजगद्दी के लिए कर दी थी अपने ही भाई की हत्या। क्लियोपेट्रा उन शासकों में से थी जिसे हुकूमत करने का चस्का था और इसके बीच आने वाले किसी भी इंसान को उसने बख्शा नहीं था, फिर चाहे वो उसका सगा भाई ही क्यों ना हो। जब क्लियोपेट्रा के भाई ने उसके राजनीतिक फैसलों में दखल अंदाजी करनी शुरू की, तब क्लियोपेट्रा ने फैसला कर लिया कि वो अपने भाई को ही रास्ते से हटा देंगी। उसने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके पूरी प्लानिंग की और अपने भाई से राज्य वापस लेने के लिए उसने जूलियस सीजर की मदद ली। जूलियस सीजर रोमन रिपब्लिक को हथियाने के लिए लड़ रहा था और उसने 48 बीसी में बैटल ऑफ फार्सलिस में जीत हासिल करी थी और पोम्पे को हरा दिया था। उसके बाद जूलियस सीजर अलेक्जेंड्रिया आया,
जो कि उस समय इजिप्ट की राजधानी थी, क्योंकि वो जानता था कि इस जगह से उसके साम्राज्य को काफी मदद मिल सकती है। और जब उसके आने की खबर क्लियोपेट्रा को लगी तो उसने अपने भाई से छुपकर उससे मिलने की तरकीब निकाली। क्लियोपेट्रा ने खुद को कारपेट में लपेटा और अपने सैनिकों की मदद से जूलियस सीजर के पास पहुंची, जिसे देखते ही जूलियस सीजर उस पर फिदा हो गया और उसकी मदद करने को तैयार हो गया। उस समय जूलियस सीजर की उम्र 52 साल की थी और क्लियोपेट्रा की उम्र 21 साल। सीजर ने ठान लिया था कि वो अपनी प्रेमिका की मदद करेगा और उसने यही किया। और इस लड़ाई में क्लियोपेट्रा के भाई की डूबने से मौत हो गई और उसके मरने के बाद पेटोलेमी 14 से क्लियोपेट्रा ने शादी करी, जिसकी उम्र 10 साल की थी और अब सारा राज्य क्लियोपेट्रा का ही था। रोम में भी लहराया अपनी शख्सियत का परचम। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा एक दूसरे की मदद करते करते इश्क में पड़ चुके थे और इसी इश्क के चलते जूलियस क्लियोपेट्रा को रोम ले आया, जहां उसने अपनी एक मूर्ति भी बनवाई। क्लियोपेट्रा न केवल अपने राज्यों में बल्कि रोम में भी काफी प्रसिद्ध हो चुकी थी। वहाँ की औरतें उसके दमखम और सुंदरता की दीवानी थी। जूलियस सीजर और क्लियोपेट्रा का एक बेटा सिजोरियन भी हुआ था। हालांकि दोनों कभी विवाह के संबंध में नहीं बंधे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 44 बीसी में सीजर की हत्या कर दी गई, जिसकी वजह से क्लियोपेट्रा को वापस अपने राज्य लौटना पड़ा। लेकिन ये उसके शासन का अंत नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग तो 10 कदम आगे की सोचता था और वो जानती थी कि अपना काम कैसे करवाना है। और यही वजह थी कि उसने मार्क एंटोनी का हाथ थामा और उसके साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। उसकी खूबसूरती के जाल में कोई भी आसानी से फंस जाया करता था और ये बात क्लियोपेट्रा को भी मालूम थी। सीजर की मौत के बाद क्लियोपेट्रा ने सीजर के मिलिट्री कमांडर मार्क एंटोनी के साथ नजदीकियां बढ़ाई और उसके साथ मिलकर एक ड्रिंकिंग क्लब इनिमिटेबल लिवर्स की भी शुरुआत की। इतना ही नहीं, उसने अपनी खुद की बहन एर्सिनियो को भी मार्क की मदद से मौत के घाट उतरवा दिया था। कमांडर मार्क एंटोनी के साथ क्लियोपेट्रा के अफेयर की चर्चा भी खूब मशहूर हुई और इतिहास ये कहता है कि क्लियोपेट्रा का कई पुरुषों के साथ संबंध रहा। 37 ईसा पूर्व में मार्क एंटोनी ने अपने साथी शासक ऑक्टावियन की बहन से शादी की। हालांकि उन्होंने क्लियोपेट्रा के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना जारी रखा और दोनों के 3 बच्चे हुए। जब ऑक्टावियन ने 31 ईसा पूर्व में एंटनी पर युद्ध की घोषणा की तो क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटोनी का साथ दिया और अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए खड़ी हो गई। इतिहास बताता है कि इस युद्ध में एंटोनी की हार हो गई थी, जिस कारण उसने अपनी ही तलवार से खुद को खत्म कर दिया था और यही हार क्लियोपेट्रा की मौत का भी कारण बनी। इतिहासकार बताते हैं कि क्लियोपेट्रा ने एक सांप से खुद को कटवाकर मौत को गले लगा लिया था। अंदाजा लगाया जाता है कि 30 बीसी के आसपास उनकी मौत हुई थी। क्लियोपेट्रा की कब्र का रहस्य। 2000 साल के बाद भी क्लियोपेट्रा की कब्र एक रहस्य से कम नहीं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मेडिटेरियन के पास क्लियोपेट्रा और मार्क एंटोनी दोनों की ही कब्र मौजूद है। टेपोसिरिस मैग्ना नाम के एक पुराने शहर में ओसिरिस नाम के देवता के मंदिर के नीचे इनकी कब्र पाई गई। आज 2000 साल बाद भी क्लियोपेट्रा की मौत का रहस्य सुलझ नहीं पाया और आज भी इसकी रिसर्च जारी है। रिसर्च करने वाली टीम फिलहाल कब्र के जरिए सबूत निकालकर उन पर काम करने की प्रोसेस में है, जिनसे मालूम पड़ सके कि अब वाकई क्लियोपेट्रा की जान सांप के काटने से गई थी या फिर किसी दूसरे तरीके का जहर उन्हें दिया गया था, जिससे उसका साम्राज्य छीना जा सके। आपका इस बारे में क्या सोचना है दोस्तों? क्या वाकई क्लियोपेट्रा ने खुद को इतना बेबस महसूस किया होगा कि उसने मौत को गले लगाना सही समझा, या फिर ये किसी का षड्यंत्र था? हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिए, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा भी बनिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।